नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। कल 8 दिसंबर 2025 मातरम पर डिस्कशन आरंभ होगा। हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का सौभाग्य। मातरम को लेकर हम सब में ज्ञान वृद्धि होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार परसों दिसंबर को सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती। जनता पार्टी इज ट्राइंग टू वाइप आउट द लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोनिया गांधी जी और सोनिया गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है। हम आरंभ उनके वक्तव्य से ही करते हैं। था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी सीपीपी चेयरपर्सन के नाते कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू को विलीफाई कर रही है, कहीं उन्हें एक विलियन बना रही है, उनके इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रही है और कहीं न कहीं जो जनमानस है उनके स्मृति से, उनके मेमोरी से नेहरू का नामो निशान मिट जाए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए, नेहरू के स्मृति को जीवित रखने के लिए और नेहरू के तथाकथित लेगेसी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को, हो सकता है वो कांग्रेस के हो या कांग्रेस के बाहर के लोग हो, उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण अगर मैं देना चाहूं, कुछ उदाहरणों में से बड़ा उदाहरण है वल्लभ भाई पटेल जी का, कि किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। और तो और अगर सही डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वोटिंग प्रणाली थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगर उसे फॉलो किया जाता तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की ना कोई लेगेसी होती और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। साइडवेज रखा गया और दरकिनार किया गया सरदार पटेल को। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई और जिस प्रकार उनके विषय में कम करके आंकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, वह भी आप जानते हैं। केवल इतना नहीं, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को रचा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, जनता जनार्दन जानती है। और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने भारत के सदन में यह मौका भी दिया। जब संविधान के विषय में चर्चा हो रही थी तब हमें मालूम पड़ा कि जो चिट्ठी आदान प्रदान, पत्राचार हुए थे अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के साथ नेहरू जी का, उसमें अंबेडकर जी ने नेहरू जी के विषय में क्या कहा है, नेहरू जी के प्रति अंबेडकर जी की क्या सोच थी, यह भी हमने देखा। और बदला किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने लिया, उसके लिए मैं एक कार्टून भी लेकर आया हूं। ये 2012 तक एनसीईआरटी के किताब में यह कार्टून मौजूद था, जहां आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार चाबुक चला रहे हैं अंबेडकर जी के ऊपर। और अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन के जो दाता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं संविधान के, जिस संविधान के प्रतीक को लेकर राहुल गांधी आज राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर हैं, वो संविधान बना रहे हैं और उनको चाबुक से, कोड़े से मारने की कोशिश यहां दिखाई गई है पंडित नेहरू की। यह लिगेसी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो गांधी परिवार और नेहरू खानदान ने जिस प्रकार बाकी लोगों के लिगेसी की समाप्ति की कोशिश की, और आज सोनिया जी का कहना है कि द भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री, तो मैं कहना चाहूंगा द बीजेपी इज नॉट ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री, द बीजेपी इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई द हिस्ट्री एंड गिव ड्यू टू द पीपल who really contributed towards independence of this country and to the various facets of this country. साथ ही सोनिया जी का यह भी कहना था कि इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी पंडित नेहरू के
जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फाउंडेशंस थे उन्हें समाप्त कर रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कहते, न पंडित नेहरू होते, न कश्मीर की समस्या होती, न पंडित नेहरू होते, और शुरू से ही भारत में गरीबी हटाओ का जो तथाकथित आंदोलन चला, जिसमें केवल स्लोगनरिंग हुआ मगर जिसमें जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, उससे भी हम निजात पाते। साथ ही साथ आप एक देखिए, सोनिया जी का यह भी कहना था, शी asserted, मैं कोट कर रहा हूं, that Nehru was the prime architect of modern Indian nation state। हमारा स्पष्ट मानना है कि सोनिया गांधी जी इस तथ्य में गलत है। जहां तक भारतवर्ष और भारतवर्ष को बनाने में प्राइम आर्किटेक्ट कोई है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर है। बाबा साहेब अंबेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मार्गदर्शन पर आज भारत चल रहा है। तो इसलिए खुद अपनी पीठ थपथपाना और केवल गांधी नेहरू परिवार को आगे रखना, इस काम को बंद करना चाहिए। सोनिया जी ने आगे यह भी कहा, टू हिम सेक्युलरिज्म इन विच ही फर्मली बिलीव्ड मेंट अबव ऑल द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियाज मेनी डाइवर्सिटीज, कि नेहरू जी के लिए केवल सेक्युलरिज्म ही महत्वपूर्ण था। सेक्युलरिज्म का वो डेफिनेशन जिसमें राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें सोमनाथ टेम्पल बनाने पर, सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल जी के विरुद्ध षड्यंत्र तक करने से पीछे नहीं हटे। सरदार पटेल जैसे विराट व्यक्तित्व के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ वो आप भी जानते हैं, नेहरू जी उससे भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि सोमनाथ जी का मंदिर सरदार पटेल ने बनाया था। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, मणिबेन पटेल जो कि बेटी है सरदार पटेल का, उनके किताब का एक एक्सर्प्ट कोट किया गया था, जिसमें कि मणिबेन पटेल जी कहती है कि बाबरी मस्जिद के लिए पैसे की ग्रांट मांगी थी नेहरू जी ने, जिसे कि सरदार पटेल जी ने मना कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को पैसे नहीं दिए जा सकते। तो नेहरू जी ने पूछा था, फिर पैसे वहां कैसे दिए गए सोमनाथ मंदिर में? तो पटेल जी ने कहा कि वो ट्रस्ट के माध्यम से काम हुआ है, सरकारी पैसे से नहीं, कलेक्शन से काम हुआ है, लोगों ने दिए हैं डोनेशन। अंततः सोनिया गांधी जी का ये वक्तव्य पता नहीं वो क्यों पूछती है हर बार, और हमें हर बार क्यों बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा, ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं और नेहरू जी को छोटा करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं, दोज हु हैड नो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड नो रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। मैं तो सोनिया जी से पूछना चाहता हूं और सोनिया जी को बोलना भी चाहता हूं, अनवांटेड एक एडवाइस देना चाहता हूं, अनकॉल्ड फॉर एडवाइस। सोनिया जी, कम से कम यह सवाल कांग्रेस का कोई और व्यक्ति पूछ ले, आप मल्लिकार्जुन जी से ये वक्तव्य दिलवा दीजिए, चलेगा, मगर आप मत दीजिए, क्योंकि देश पलट कर पूछ लेगा ना कि सोनिया गांधी जी, जिनको एंटोनियो माइनो के नाम से जाना जाता था, उनका और उनके परिवार का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन है। सोनिया जी ने और सोनिया जी के परिवार ने क्या कंट्रीब्यूट किया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। यहां जितने भी लोग हैं, हम सब के परिवार ने परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष रूप से, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया था या सहभागिता की थी, या कहीं ना कहीं वो थे। मगर आप तो इस देश के ही नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से आप ये सवाल मत पूछिए कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम की लड़ाई के लिए। और बार बार आपका रहता है कि द आइडियोलॉजी विच किल्ड गांधी। मुझे लगता है कोर्ट में इतनी बार केस होने के बाद, कपूर कमीशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और आप लोगों के खिलाफ, और आप लोग जैसे कुछ लोग जिन्होंने इस विषय को बढ़ाने की कोशिश की, आर्टिकल लिखने की कोशिश की विख्यात अखबारों में, उनके खिलाफ डिफेमेशन जाने के बावजूद आप बार बार ये बता रही हैं। इससे यही मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान की न्याय प्रक्रिया पे आपको विश्वास नहीं है और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे कतई आप विश्वास नहीं करती है। और जहां तक फिनिशिंग ऑफ नेहरूज लेगेसी का सवाल है, मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हु बेस्ट विल फिनिश द लेगेसी ऑफ नेहरू other than the present clan of the Gandhis, the so-called Gandhis,
who are out on bail in the National Herald case. National Herald जिसे नेहरू जी ने आरंभ किया था और उनके उस संपत्ति को गबन करने के चक्कर में जो आज बेल पे बाहर है और अभी जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, इफ दे आर नॉट टार्निशिंग द लेगेसी ऑफ नेहरू, हु एल्स इज ट्राइंग टू टार्निश द लेगेसी ऑफ नेहरू? और मुझे तो लगता है कल पार्लियामेंट में जब चर्चा होगी वंदे मातरम को लेकर, तो नेहरू जी की असलियत तो सबके सामने आने वाली है। कल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी की एक चेष्टा हमेशा रही है कि जो लोग नेपथ्य में रहे, द वंस हु आर इन द बैकग्राउंड, द वंस who are lost heroes, the ones who were in fact because of the Nehru-Gandhi dynastic politics, जिनको पीछे रखने की कोशिश की गई, उन लोगों को आगे लाना, उनके असलियत को स्थापित करना, यह प्रयास मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किया है। तभी जब सरदार एट 150 कार्यक्रम किया गया, वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के 150वें वर्षगांठ को मनाते हुए पूरे भारतवर्ष में यूनिटी मार्च हुआ। सरदार पटेल पर डिबेट और डिस्कशन हुए ताकि देश सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को जान सके। वर्षों तक सरदार पटेल को दबा के रखा गया, उनके नाम को उभरने नहीं दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी किसानों के छोटे छोटे औजारों से जो लोहा निकला, उस औजार से निकले लोहे से विश्व के सबसे बड़े स्टैचू को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब उन्होंने शपथ लिया था कि ऐसी स्टैचू बनेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने उस संकल्प को पूर्ण किया। ठीक उसी प्रकार 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम आगे चल के आनंद मठ जो उनका नॉवेल है, उस नॉवेल का हिस्सा बना। सन्यासी आंदोलन को उसमें दर्शाया गया था आनंद मठ में, और उसको लेकर आज जो ये देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्वरबद्ध किया। 1 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर घर तक वंदे मातरम को पहुंचाना, वंदे मातरम के महत्व को जानना, वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का पुनः जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। उसको भी लेकर मैं तो जानता हूं कि इस पे क्रिटिसिज्म जरूर करेंगी सोनिया जी, मगर सच्चाई होती है। उसको भी लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी सामने आएगी। द रॉन्ग लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एज फार एज वंदे मातरम इज कंसर्न्ड। आप देखिए, मैं सभ्यसाची भट्टाचार्य जो कि एक नोटेड इंडियन हिस्टोरियन है, भारत के बहुत बड़े इतिहासकार रहे, उनकी किताब में से कोट कर रहा हूं। Meanwhile, I quote, meanwhile, Nehru had decided to consult Rabindranath Tagore. Nehru had only recently read Anand Math. Only 6 days before Congress Working Committee meeting, Nehru wrote about the poem. I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I also found the language of Vande Mataram difficult. And then further Nehru says that I do not understand it without the help of a dictionary. 3 विषय यहां महत्वपूर्ण है जो सभ्यसाची भट्टाचार्य जो कि इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने नेहरू जी के विषय में लिखा है अपने किताब में। आप भी जाके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। पहली बात है कि नेहरू जी ने सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग होने वाली थी उससे ठीक 6 दिन पहले ही आनंद मठ का अंग्रेजी वर्जन पढ़ा, कोई भारतीय लैंग्वेज में नहीं पढ़ा, जबकि आनंद मठ को कई भारतीय लैंग्वेज में तब तक 1905 में ही ट्रांसलेशन हो चुका था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन,
जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, उस समय जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय ही ट्रांसलेशन आनंद मठ का हो चुका था, मगर नेहरू जी ने, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने अंग्रेजी वर्जन कहीं से उन्होंने कहा कि आई रेड द इंग्लिश वर्जन ऑफ आनंद मठ, उन्होंने प्रोक्योर किया बड़े मुश्किल से इंग्लिश वर्जन और उससे पढ़ा, और उसके बाद ही नीडेड द डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम सुजलांग सुफलांग, जो भूमि खंड, जो मातृभूमि आपको शुद्ध जल, सुफल अच्छे फल देती है, मलयज शीतलाम, शीतल मलय अर्थात पवन देती है, उस मां को प्रणाम। इतना समझने के लिए नेहरू जी को डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे लगता है उनकी लेगेसी को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे इतना ही समझने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ी तो वो लेगेसी बनाने वाले व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दिस इज गोइंग टू इरिटेट द मुस्लिम्स। वंदे मातरम मुस्लिम्स को इरिटेट करने वाला है। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म था नेहरू जी का, कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू डिबेट, डिस्कशन एंड माइट बी एक्सपोजर। वो फिर एक्सपोज्ड होंगे कि आखिरकार नेहरू क्या थे। धन्यवाद। आप प्रश्न पूछे, मैं जवाब। हुमायूं कबीर ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी ने उनको निकाल दिया है, 90 सीट जीतेंगे। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। यदि हुमायूं कबीर कहते हैं वो एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो इस देश में नियम है, वो लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबरी वो वकालत कर रहा है बाबरी मस्जिद की, और टीएमसी का कहना है कि उनसे कोई लेना देना अब नहीं है। वो बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं, ऐसे टीएमसी कह रही है। देखिए, ये हुमायूं कबीर जो है पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी में नहीं आए हैं। इससे पहले भी बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने बयान दिया था। उस समय टीएमसी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से बर्खास्त नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से बंगाल में एक तरफ अपीजमेंट की राजनीति है, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति खड़ी है और दूसरे तरफ विकास की राजनीति खड़ी है। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम विकास के साथ खड़े हैं। लोकतांत्रिक देश है, जरूर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे और उसके परिणाम भी विकास के हक में आएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।